29 जुलाई 1991 सेंट कैथरीन शहर कनाडा। मछुआरों को पानी में तैरते हुए सीमेंट के कुछ बॉक्स मिलते हैं। उन बॉक्स को ध्यान से देखने पर मछुआरों के होश उड़ जाते हैं। उन सीमेंट बॉक्स की दरारों से इंसानी मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। मछुआरे तभी पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ देर में ही पुलिस वहाँ आते ही सभी सीमेंट के बॉक्सों को इकट्ठा करती है और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि एक फीमेल की बॉडी के टुकड़े कर करके उन 8 अलग अलग सीमेंट के बॉक्सों में भरा गया था। और डॉक्टरों द्वारा यह भी बोला जाता है कि बॉडी 14 साल की रेस्ली माफी की थी। रेस्ली माफी जो पिछले 2 महीने बर्लिंगटन शहर से मिसिंग थी। इस घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। इस घटना के सही 1 साल बाद बर्लिंगटन शहर में 15 साल की क्रिस्टिन फेरेंस की बॉडी मिलती है। रेस्लिंग की तरह इसके साथ भी बहुत ही बुरी तरह से फिजिकली और सेक्सुअली असोल्ट किया गया था। कोई यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इन दोनों रेपो और मर्डर के पीछे एक न्यूली मैरिड कपल भी हो सकता है, पॉल बर्नार्डो और कार्ला। अक्टूबर 1987 स्कारबोरो शहर टोरंटो। 17 साल की कार्ला एक क्लिनिक में जॉब करती है। उसी दौरान एक होटल में उसकी मुलाकात पॉल बर्नार्डो से होती है। पॉल बर्नार्डो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। कार्ला और पॉल अपनी पहली ही मीटिंग में एक दूसरे से इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उस मीटिंग के बाद कार्ला और पॉल अक्सर आपस में मिलते रहते थे और उसी वक्त पूरे शहर में एक रेपिस्ट की दहशत फैली हुई थी, जिसे स्कारबोरो रेपिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। अक्सर सड़कों पे लड़कियों का पीछा करता था और मौका मिलते ही उन्हें घसीटकर झाड़ियों में ले जाता था और वह वहां पर उनके साथ रेप और फिजिकली असोल्ट करता था। अंधेरों में हमला करने वाला वो रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि पॉल बर्नार्डो था। हालांकि उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि कार्ला के लिए पॉल एक परफेक्ट मैच था। अक्सर फिजिकली रिलेशन बनाने के दौरान कार्ला पॉल को पसंद नहीं करती थी, जबकि पॉल की सभी पुरानी गर्लफ्रेंडों से उसका ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था। वह हर लड़की के साथ फिजिकली होना चाहता था। 1990 आते आते रेपिस्ट के 12 मामले सामने आ चुके थे, क्योंकि पॉल अक्सर अंधेरे में ही लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, इसलिए उसको पहचान पाना नामुमकिन था। फिर पुलिस ने विक्टिम की मदद से स्केच जारी किया और पुलिस ने वह स्केच मीडिया द्वारा पूरे शहर में फैला दिया। पुलिस के पास पॉल के कुछ दोस्तों का कॉल आता है। उन्हें लगता है कि यह स्केच उसके दोस्त पॉल से काफी मिलता है। पुलिस पॉल को अप्रोच करती है और डीएनए सैंपल देने की रिक्वेस्ट करती है और पॉल बिना किसी ऑब्जेक्शन से पुलिस को अपना सैंपल दे देता है। शक के नाम पर और भी कई लोगों के सैंपल लिए गए और डीएनए उस वक्त काफी नई चीज थी। काफी डीएनए लेने के बाद पॉल का भी सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इस घटना के बाद पॉल कार्ला को लेकर सेंट कैथरीन चला जाता है और दोनों कार्ला के माता पिता के पास रहने लगते हैं। और उधर स्कारबोरो शहर में अचानक से रेप होने भी बंद हो जाते हैं, मगर पॉल के सेंट कैथरीन शहर में आते ही वहां पर रेप की घटना शुरू हो जाती है। सेंट कैथरीन पुलिस इन रेप को स्कारबोरो रेपिड से नहीं जोड़ती और कार्ला के माता पिता के मुताबिक पॉल कार्ला के लिए काफी अच्छा लड़का था। इन दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। उधर पॉल का डीएनए सैंपल अभी भी लैब में रखा हुआ था। पॉल अक्सर कार्ला को वर्जिन फीमेल के लिए अपनी डिजायर रेक्स किया करता था, क्योंकि कार्ला पॉल की पहली सेक्स पार्टनर नहीं थी। पॉल इस बात के लिए अक्सर क्रेडिट स्पायर्स किया करता था। पॉल की नजर कार्ला की छोटी बहन 15 साल की टैमी पर थी। पॉल टैमी को खिड़की से झांककर देखता था। कार्ला भी पॉल को टैमी के रूम पर रहने के लिए अक्सर कहती थी। टैमी के लिए पॉल का इंटरेक्शन बहुत बढ़ चुका था। कार्ला इस बात को जानती थी, इसलिए कार्ला पॉल को आने वाली क्रिसमस पर एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जिसे पॉल कभी भी ना भूल सके। वो गिफ्ट था डेमी का। 24 दिसंबर 1990 डेमी के 16वें बर्थडे के सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही कार्ला जानवरों को बेहोश करने वाली दवा लेके आती है। कार्ला के माता पिता सोने के बाद कार्ला और पॉल डेमी को बेसमेंट में ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। कुछ देर बाद वो डेमी को ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देते हैं। जब डेमी होश खोने लगती है, फिर कार्ला जानवरों की बेहोश करने वाली दवा को एक कपड़े में लगाती है और उस कपड़े को डेमी के मुंह पर लगा देती है, जिससे कि डेमी के होश में आने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद पॉल और कार्ला दोनों डेमी के साथ रेप करते हैं और इस रेप को वह कैमरे में भी रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ही देर बाद होलोथिन की वजह से वोमिट करती है। पॉल और कार्ला यह देखकर बहुत ही डर जाते हैं। वो 911 पर कॉल मिलाते हैं। जब तक एम्बुलेंस आती, वो दोनों जल्दी से सारे एविडेंस मिटा देते हैं और डेमी को कपड़े पहनाकर उसके बेडरूम में ले जाते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और डेमी को अस्पताल ले जाती है। 3 ही घंटे के
अंदर डेमी की मौत हो जाती है। डेमी के फेस पर केमिकल का निशान था जो कि होलोथिन की वजह से हुआ था। इसके बावजूद पुलिस में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती। कार्ला और पॉल माता पिता को यह कहने में सफल हो जाते हैं कि ड्रग्स की वजह से डेमी की मौत हो गई। कनाडा में उस वक्त अक्सर ड्रग्स के काफी केस आते थे, इसीलिए माता पिता इजिली मान जाते हैं। डेमी के मरने के 3 हफ्ते बाद पॉल और कार्ला एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें कार्ला अपनी बहन डैनी के कपड़े पहनती है और अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ सेक्स करती है। यह वीडियो बाद में डेमी के मर्डर का एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित हुआ। इस वीडियो को फायरसाइड चैट के नाम से जाना जाता है। डेमी के मौत के बाद दोनों माता पिता का घर छोड़ देते हैं और पॉल डलोजी के एक बंगलो में शिफ्ट हो जाता है। लगभग 6 महीने बाद 14 जून 1991 MM रॉबिन्सन स्कूल पढ़ने वाली लेरिस माफी अपने 2 स्कूलमेट्स के साथ एक शोक सुबह से लौट रही थी। पिछले ही हफ्ते उनके स्कूल में कुछ स्टूडेंट रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जिसकी वजह से यह शोक सभा की जाती है जिसे रेक भी कहा जाता है। रेक के बाद सभी स्कूलमेट्स ड्रिंक करते हैं। करीब सुबह के 2 बज चुके थे। लेस्री के 2 फ्रेंड उसे घर छोड़ने जाते हैं। लेस्री बैक डोर से घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि माता पिता डिस्टर्ब ना हो सके, पर बैक डोर पर लॉक लगा हुआ था। वो अपने दोनों दोस्तों को घर जाने के लिए वो उन्हें कहती है कि फ्रंट डोर जरूर अनलॉक होगा, लेकिन वो भी लॉक था। फिर वो पास की एक शॉप से अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो सुबह तक उसे अपने घर पर रहने दे, पर उसकी फ्रेंड रहने के लिए उसे मना कर देती है। लेकिन उसी वक्त पॉल वहाँ की सड़कों पर नंबर प्लेट चोरने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसकी नजर लेस्री पर पड़ती है। पॉल लेस्री से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और उसे सिगरेट ऑफर करने के बहाने अपनी कार के पास ले जाता है। जब लेस्री कार के काफी पास आ जाती है तो पॉल लेस्री को पकड़कर उसे कार के अंदर ले जाता है। फिर पॉल कार को ड्राइव कर अपने नए बंगलों पर ले जाता है जहां होमल्का पहले से मौजूद थी। करीब 24 घंटों तक दोनों लेस्री माफी को रेप करते हैं, साथ ही उसकी वीडियो भी बनाते हैं। अगले ही दिन वो लेस्री का मर्डर कर देते हैं। उसे मारने के बाद दोनों बॉडी को बेसमेंट में रख देते हैं। अगले ही दिन होमल्का के माता पिता डिनर पर आने वाले थे। पॉल और कार्ला उनके जाने का वेट करते हैं। डिनर के बाद जैसे ही माता पिता वहाँ से जाते हैं, पॉल और कार्ला बॉडी को डिस्पोज करने के तरीके सोचते हैं। सभी सबूत को मिटाने के लिए पॉल बॉडी को डिसमेंबर कर देता है। फिर पॉल मार्केट से बहुत सारी सीमेंट लाता है और उनसे वो सीमेंट के बॉक्स बनाता है। उन बॉक्स में सभी बॉडी के टुकड़े डालता है। उसमें से एक ब्लॉक जिसमें बॉडी से नीचे और पैरों से ऊपर वाला भाग, जिसे टर्सो कहा जाता है, वह डाला गया था। उस अकेले ब्लॉक का वजन 90 किलो था। पॉल और कार्ला ब्लॉक को 18 किलोमीटर दूर लेक गिब्सन में डालने का प्लान करते हैं। इसके लिए वो लेक में काफी ट्रिप करते हैं। बड़ी अजीब बात थी कि जिस दिन पुलिस को लेक में माफी की बॉडी मिलती है, उसी दिन क्वीन टाउन नागरा कार्ला और पॉल की शादी हुई 29 जून 1991, जहां एक तरफ पुलिस लेस्री की बॉडी के टुकड़े जमा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पॉल और कार्ला वेडिंग वॉच एक्सचेंज कर रहे थे। कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस इस केस के बारे में कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई और उधर अभी तक पॉल का DNA भी टेस्ट नहीं हुआ था। इसी घटना को 10 महीने बीत जाते हैं और तारीख आती है 16 अप्रैल 1992। सेंट्री कैथरीन शहर होली क्रॉस स्कूल की एक स्टूडेंट 15 साल की करिसन फ्रेंच हमेशा की तरह स्कूल से अपने घर जा रही थी। उसका स्कूल घर से 15 मिनट की दूरी पर ही था। फ्रेंच के पास एक कार आकर रुकती है। कार से एक लड़की हाथ में मैप लिए उतरती है। वो लड़की फ्रेंच की तरफ बढ़ती है और मैप की ओर इशारा करते हुए मदद मांगती है। फ्रेंच जैसे ही मैप की ओर देखती है तभी पीछे से कोई हमला कर देता है और फ्रेंच के गले पर चाकू रखकर उसे कार की ओर ले जाता है। वो उसे कार की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए बोलता है और हमलावर कोई और नहीं बल्कि पॉल ही था और इस बार उसके साथ उसकी वाइफ कार्ला भी थी। कार्ला और पॉल अब तक इस काम में काफी तरह प्रोफेशनल हो चुके थे। वो ऐसी काफी सारी वारदात कर चुके थे, पर फ्रेंच उनका बड़ा शिकार थी। फ्रेंच के घर न लौटने पर उसके माता पिता 24 घंटे के बाद पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। फिर पुलिस आसपास के सभी घरों में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन स्कूल से घर तक आने की दूरी में वहाँ पर फ्रेंच का एक शूज मिलता है, जिसे पुलिस लैब में भेज देती है। कुछ लोगों ने यह अबडक्शन होते हुए दूर से देखा था, इसलिए सभी को लगता है कि फ्रेंच को किडनैप करने वाले 2 मेल है। पॉल के साथ बीच कमारों नहीं बल्कि दिन दाड़े चर्च की ओर पार्किंग लौटे हुए एक बच्चे का अपहरण मीडिया में बहुत बड़ा इशू बन चुका था। लोग सड़कों पर उतर चुके थे। कैथरीन के स्कूल मेंबर ने एक होप कैंपेन चलाया जिसमें सभी उसके सही सलामत लौटने
करने की प्रार्थना करते हैं। उधर पॉल और कार्ला फ्रेंच को अपने पोर्ट डलोजी के बंगलों पर ले जाते हैं, उसे पकड़कर शराब पिलाते हैं। उसके बाद पॉल और कार्ला दोनों उसके साथ काफी गंदी तरह से रेप करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी वह फ्रेंच के रेप की वीडियो बनाते हैं। करीब 3 दिनों के टॉर्चर करने के बाद वो फ्रेंच का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। बॉडी को बर्लिटिंग के जंगलों में फेंक देते हैं। 30 अप्रैल 1992 फ्रेंच के अबडक्शन के 10 दिन बाद फ्रेंच की बॉडी एक गड्ढे से बरामद की जाती है। जहाँ पर उन दोनों ने बॉडी को फेंका था वहाँ से सिर्फ कुछ मीटर दूरी पर लेसरी माफी की कब्र थी। फ्रेंच की हत्या गला घोंटकर की गई थी। पुलिस एविडेंस ढूंढती है और फिर इस दौरान एक शख्स सामने आता है। वो पुलिस को बताता है कि मर्डर के पीछे उसके दोस्त पॉल का हाथ हो सकता है और वही स्कारबोरो और रेपिस्ट भी हो सकता है। हालांकि उसके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस पॉल के घर पहुंचती है और पॉल उन्हें वेलकम करता है और बताता है कि उससे स्कारबोरो रेपिस्ट के केस में उससे पूछताछ कर ली जा चुकी है। पुलिस वाले देखते हैं कि पॉल और कार्ला एक मैरिड कपल है और ना ही उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा फ्रेंच को जिस कार में ले जाया गया था वो कार पॉल की कार से भी मैच नहीं करती। इस वजह से पॉल को लगता है कि किसी ने इनको बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन अब पुलिस पॉल के घर तक पहुंच ली थी, इसलिए पॉल और कार्ला में अब डर पैदा हो गया था। इसी वजह से इन दोनों में मतभेद पैदा हो चुके थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन पॉल कार्ला को फ्लैश लाइट से इतना जख्मी कर देता है। इस घटना के बाद कार्ला अपने माता पिता के घर चली जाती है। कार्ला की मदर पॉल को छोड़ने के लिए कहती है और पुलिस में पॉल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है। कार्ला जानती थी कि अगर इस रिपोर्ट से वो वीडियो भी बाहर आ जाएंगे जिसमें पॉल और कार्ला ने फ्रेंच लेसरी माफी और अपनी ही बहन डेमी को भी अनोसल्ट किया था। इसीलिए कार्ला अपना सामान पैक करने के बहाने बंगलों में वापस जाती है और जिस टैप्स के अंदर वो वीडियो थी उन्हें वह ढूंढने लगती है, पर उसे वो टैप्स नहीं मिलते। इसलिए वो पॉल से छुपने के लिए अपने किसी फ्रेंड के घर चली जाती है। उधर कार्ला को असोल्ट करने के में पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले ही दिन उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। 3 हफ्ते बाद आखिरकार टोरंटो पुलिस 26 महीने से पड़ा डीएनए सैंपल को चेक कर लेती है। पॉल का डीएनए सैंपल स्कारबोरो रेपिड से मैच कर जाता है। डार्क फोरेंसिक पॉल को 24 घंटे सर्विलांस में रख देती है। वो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक स्कारबोरो केस में वारंट ना मिल जाए और पुलिस के पास मर्डर के अभी तक कोई सबूत नहीं थे। पुलिस कार्ला से पूछताछ करने लगती है। कार्ला सिर्फ डेमोटिक वायलेंस की बातें करती है। जैसे ही उसे मर्डर या स्कारबोरो रेपिस्ट के बारे में सवाल पूछते हैं वो अपने लेयर की डिमांड करती है। 14 फरवरी 1993 को कार्ला का एविडी कोर्ट पुलिस को एक डील ऑफर करता है जिसमें वो कहता है कि अगर कार्ला पुलिस का साथ दे तो उसके लिए पुलिस क्या कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस का कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस एविडिकेट को एक डील ऑफर करती है जिसमें अगर कार्ला कोऑपरेट करे तो उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर से बरी कर दिया जाएगा और केवल 12 साल की सजा होगी। कार्ला इस डील को मान लेती है। कार्ला पुलिस को बताती है कि किस तरह पॉल ने लेसरी और फ्रेंच का रेप और मर्डर किया। वो खुद को पॉल का विक्टिम बताती है। वो बताती है कि उसने वही किया जो पॉल ने उसे करवाया। वो पुलिस को वीडियो टेप्स की जानकारी भी देती है। पॉल के घर को 71 दिनों तक सर्च किया जाता है। बहुत से सस्पेक्टिव एविडेंस मिलते हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जो डायरेक्टली पॉल को लेसरी और फ्रेंच के मर्डर से लिंक किया जा सके और न ही वो वीडियो टेप्स मिलते हैं जिसके बारे में कार्ला ने पुलिस को बताया था। 17 मई को कार्ला पुलिस को वो सभी लोकेशन दिखाती है जहां पॉल ने लेसरी और फ्रेंच को रेप और टॉर्चर किया था। वो उन्हें बेसमेंट भी दिखाती है जहां पॉल ने लेसरी की बॉडी को डिसमेंबर किया था। डीएनए एविडेंस की हेल्प से पुलिस यह बात साबित करने में सफल हो जाती है कि लेसरी और फ्रेंच उस घर में मौजूद थी। अगले ही दिन पुलिस पॉल को 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चर्च के चार्ज में कर देती है। कोर्ट डील के हिसाब से कार्ला को 12 साल की सजा सुनाती है और 16 महीने बाद आखिर पुलिस उन वीडियो टेप्स को ढूंढने में सफल रहती है। टेप्स को पॉल ने बाथरूम के लाइट फिक्सचर में छुपा कर रखा हुआ था। पॉल के ट्रायल के दौरान इन सभी टेप्स को चलाया जाता है। हालांकि इन टेप्स को जरूरी मेंबर ही देखते हैं। पब्लिक और मीडिया को ऑडियो सुनने की परमिशन दी गई थी। टेप्स को चलाने के बाद चौंका देने वाली बातें सामने आती है। सभी असोल्ट ने कार्ला सभी वीडियो में खुशी से पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही थी। इस ट्रायल के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है
लोग कार्ला को मर्डर के इक्वली रिस्पॉन्स मानते हैं और 12 साल की सजा को इंडिस माना जाता है। उधर पॉल रेप चार्जिक को मान लेता है। उसका कहना था कि हेसरी और फ्रेंस का मर्डर कार्ला ने किया है। हाँ, पर पॉल इस बात को कभी प्रूफ नहीं कर पाता। पॉल को सभी तरह से दोषी पाया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 23 नवंबर 1995 में पॉल को डेमी के रेप और मर्डर का भी दोषी पाया गया और उसे डेंजर किलर कर दिया गया। इस सजा में कैदी कभी भी जमानत पर बाहर नहीं आ सकता और 12 साल बाद 4 जुलाई 2005 को कार्ला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद कार्ला शादी कर लेती है और उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। हालांकि 2016 में कार्ला को एक स्कूल में अपनी बच्ची को पिकअप करते हुए देखा जाता है। कई पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई और यह मुद्दा उस वक्त न्यूज में काफी चर्चित रहने लगा। इस वक्त कार्ला कनाडा में अपने हस्बैंड और बच्चों के बिना रहती थी। पॉल ने 2006 में 10 और केस कबूल किए जो कि उसने स्कारबोरो रेप से पहले किए थे। 2006 के बाद पॉल ने कई बार पैरोल की रिक्वेस्ट की। हर बार उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। 2015 में पॉल ने जेल से एक बुक पब्लिक की, अ मेड वर्ल्ड ऑर्डर। 631 पेज की यह ई बुक अमेज़न पर 15 दिनों तक रही और काफी बिकी। हालांकि लोगों ने विरोध के बाद इस बुक को इस साइट से हटा दिया गया। 2018 में फिर पॉल की पैरोल की गई लेकिन उसे फुल डे पैरोल नहीं दिया गया।